नमस्कार मित्रों, अपन जो यूनिट पढ़ रहे थे वो लाइट वाली यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें दो कंटेंट्स अपन ने पूरे कर लिए थे। एक कंटेंट्स था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के नाम से, जिसके दो पार्ट थे। फिर उसके बाद अपन ने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट के अंदर अपन ने 3 पार्ट उसके पूरे किए थे। तीनों पार्ट के अंदर वो कंप्लीट पार्ट हो गया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अपन बात करें रीड लेवल 2 के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद इस सिलेबस की 2 हेडलाइंस और हैं। एक हेडलाइन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन शब्द आने का मतलब है कि इसमें अपन को मिरर भी पढ़ना है, यानी दर्पण भी अपन को साथ साथ पढ़ने हैं, क्योंकि परावर्तन की घटना दर्पण के द्वारा अपन पढ़ते हैं। दर्पण पढ़ेंगे तो दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना भी अपन को इसके अंदर पढ़ना है, यानी कि दर्पण को पूरी तरह से पढ़ना है। दर्पण के दोनों प्रकार पढ़ने हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और समतल दर्पण की तो पूरी अपने सिलेबस में एक हेडिंग भी दी हुई है अलग से कि समतल दर्पण से विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना, या विभिन्न प्रकार की स्थितियां दे रखी थी अपने, तो वो पूरा अपन को इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अपन इसमें शुरू कर रहे हैं मित्रों वो है प्रकाश का परावर्तन। ये बड़ा टॉपिक चलेगा, कई इसके पार्ट बनेंगे, तो आप इसमें कंटिन्यू इसमें जुड़े रहें। आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर डायग्रामेटिक है और समझने का है कंप्लीटली। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब स्टार्ट अपन करते हैं इसमें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ध्यान दीजिए, यहां मैंने लिखा है इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टर्म आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस का पार्ट है ओनली प्रकाश का परावर्तन, उसी की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन है क्या, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे मैंने प्रकाश की एक सामान्य परिभाषा बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, और फिर उसकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन भी कही थी। तो परावर्तन का एक सामान्य अर्थ होता है टकरा करके वापस आना। जनरल डेफिनेशन अपन छोटे बच्चों के हिसाब से अगर बात करें तो टकरा करके वापस आना ही क्या है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर अपन अकॉर्डिंग टू साइंस इसकी बात करें तो आप क्या देखते हैं, जब प्रकाश किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है और उस पर आपतित होने के पश्चात वो जब उससे टकरा करके वापस चला जाता है तो कुछ विशेष नियमों की पालना करता है, जिन्हें अपन बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इन शब्दों को जोड़ते हुए अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो पहले अपन इसे समझ लें कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिएगा, ये मेरे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है, जो कि कोई दर्पण भी हो सकता है, कुछ भी है। ये नाम मैंने दे दिया है M1 M2। ये मेरे पास कोई परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है इसे कहा जाता है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। और इसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे आई से, कैपिटल आई से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित होती है, यह आपतन बिंदु हो गया। जहां जिस बिंदु पर आपतित होती है यहां अपन एक अभिलंब डालेंगे। एक अभिलंब अपन यहां अगर डालते हैं जो कि सेंटर से पास होना चाहिए, तो देखिए ये आपने ये एक अभिलंब ले लिया। अब ये इससे टकरा करके जाएगी। ये कहलाएगी परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ये तो हो गई है आपतित किरण, और ये हो गई है इसमें अपने पास कैसी, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखें फिर से, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, यानी कि नॉर्मल एन। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से, इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से।
तो देखिए ये अपन ने इसके अंदर देख लिया है कि कौन क्या क्या और कैसे कैसे है। देखिएगा फिर से, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है M1 M2, इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहाँ आपने एक अभिलंब डाला हुआ है, ये इससे परावर्तित होकर के चली गई है। तो ये वाली जो किरण है ये कैसी है, परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और यह है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ इसमें अपन क्या देखते हैं, ध्यान रहे इन कोण के मान हमेशा आपको ज्ञात करने हैं अभिलंब के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, कि ये जो एंगल है आपतन कोण है वो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य होगा, और परावर्तन जो कोण है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य होगा, न कि सतह के साथ होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के ऊपर आपतित हुई और ये टकरा करके यूं चली गई, इस प्रकार ये टकरा करके चली गई, ये घटना परावर्तन हुई। लेकिन इस परावर्तन के अंदर हुआ क्या क्या है वो चीजें देखो। इस परावर्तन में ये हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर हैं। पहली बात तो ये आ रही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या है, बराबर हैं। यानी यूं कह सकते हैं परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के तुल्य ही होगा। अगर ये 30 डिग्री कोण पर आपतित है तो ये 30 डिग्री कोण पर ही क्या होगी, परावर्तित होगी ये प्रकाश की किरण। तो पहला तो एक नियम ये है। दूसरा, अगर आप देखें इस चित्र को गौर से तो आप क्या पाएंगे कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक किरण ऐसे आ रही हो, तल के लंबवत तो आ नहीं रही, ना तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, ना तल के लंबवत भीतर की ओर जा रही है। कोई भी एक भी ऐसा नहीं है, ना तो अभिलंब है यानी नॉर्मल है, ना आपतित किरण है और ना ही परावर्तित किरण है। तीनों में से एक भी तल के लंबवत नहीं है, अर्थात तीनों यहां क्या है, एक ही तल में है। तो ये क्या बन गए, परावर्तन के नियम बन गए। अब अपन प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकते हैं आसानी से। अब कैसे, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण, देखो यहां जैसे प्रकाश वायु से आ रहा है, वायु से ये प्रकाश आ रहा है और ये कोई दर्पण है या कोई कांच है, इस परावर्तक पृष्ठ कहते हैं आप नॉर्मली से, इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आपतित हुआ और टकरा के वापस गया। तो इस दौरान आपने क्या देखा कि प्रकाश वायु से आया यानी किसी माध्यम से आया, और उस माध्यम से गुजरता हुआ दूसरे माध्यम यानी कि कांच या पानी जो भी है, उस माध्यम के पृष्ठ के ऊपर क्या हुआ, वो आपतित हुआ। उस पृष्ठ पर आपतित होकर के वे कुछ नियमों की पालना करते हुए वापस से पूर्व माध्यम में लौट गया, यानी एयर में से आया और वापस किस में चला गया, एयर में चला गया प्रकाश। प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो यहां अपन अब इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर आपने इन शब्दों को समझ लिया है तो इन शब्दों को जोड़ते हुए अपन इसकी परिभाषा को अब लिखेंगे। यहां देखो क्या परिभाषा बनेगी, देखो, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते हुए, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है और कुछ नियमों की पालना करते हुए पूर्व माध्यम में यानी जिस माध्यम से आया था, पूर्व माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की
इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां अपने परिभाषा में सारे ही शब्दों को क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। ध्यान रहे, दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होने के बाद वापस लौटना है। अगर वो दूसरे माध्यम में से पार हो गया, उसमें से गुजर गया, तब ये घटना परावर्तन के स्थान पर कहलाएगी अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेशित हो जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है, यानी उसका माध्यम परिवर्तित हो जाता है, तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन बन जाती है, जो कि अपने सिलेबस में दी हुई नहीं है। तो अपन तो उन्हीं की बात करेंगे जो अपने सिलेबस में दी हुई है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी अपना लेंथी है, उसको अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट कभी भी अपने पास आ जाए। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस को अपन कंप्लीट करके रखें। तो देखिएगा, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है और कुछ नियमों की पालना करते हुए पूर्व माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। देखो, इसके अंदर प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं हुआ, लेकिन अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है। तो अगर अपन इसी की अगर बात करें, तो यहाँ अगर प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं हुआ है, तो एक चीज़ अपने पास यहाँ क्लियर होती है। वो चीज़ क्लियर होती है कि जब माध्यम चेंज नहीं हुआ है, अपन ने ध्यान हो तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन ने पढ़ी थी, पानी के अंदर अपन ने 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड पढ़ी थी, कांच के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन माध्यम अलग होने पर अलग अलग चाल होती है। लेकिन यहाँ तो प्रकाश क्या है, जिस माध्यम से आया वापस से उसी माध्यम में लौट गया, अर्थात प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट अपने पास यही आ गया कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन आ गया, अगर चाल अपरिवर्तित रहती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की जो आवृत्ति है वो भी इसमें क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यानी प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन अगर चेंज आता है तो वो परिवर्तन आता है प्रकाश की तीव्रता में। यानी कि जब प्रकाश परावर्तित होकर के जाता है तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी तीव्रता घट जाती है। तो यहां एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पास बन जाता है। कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। वैसे तो क्वेश्चन अपन चैप्टर जैसे लाइट वाला एंड होगा तो लास्ट में अपन इससे संबंधित जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। मोस्टली सारे टॉपिकों के क्वेश्चन मोस्टली जिस ताकि आपका रिवीजन हो सके, लेकिन ये उसी को अच्छा लाभ मिल पाएगा उन क्वेश्चनों का जो स्टूडेंट इस थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल ये बनता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में परिवर्तित होने वाली राशि है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन दे दें प्रकाश की चाल, सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, नंबर थर्ड दे दिया जाए प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और नंबर फोर्थ दे दिया जाए प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन उसकी चाल, उसकी तरंग दैर्ध्य और उसकी आवृत्ति, इन तीन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ एक अच्छा अपने पास क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रहे, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन प्रकाश की एक घटना और है जो कि अपने सिलेबस में नहीं दे रखी है, वो एलडीसी के सिलेबस में है या और दूसरे अदर एग्जाम्स में, वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे शॉर्ट में कहा जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता में नगण्य कमी आती है, यानी नहीं के बराबर आती है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि ये घटना अपन क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो ये पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं कि देखो पहले मैंने इसकी परिभाषा लिखी, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर
आपतित होता है और कुछ नियमों की पालना करते हुए पूर्व माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट अपने पास आ रहे हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन में या इस घटना में कह सकते हैं में प्रकाश की चाल, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, परंतु तीव्रता घट जाती है। ऐसा ये प्रकाश के परावर्तन में होता है। तो देखो ये चीजें अपने जान ली है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, यहीं आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट आपका याद रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन जाता है कि प्रकाश की जो चाल है, उसकी आवृत्ति है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ये तीनों अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता इसमें क्या होती है, घट जाती है। इसके ऑपोजिट अगर प्रकाश का अपवर्तन सिलेबस में होता तो अपन उसमें और अच्छा जिक्र करते कि प्रकाश के अपवर्तन में तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। वहां अपन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते और वहां यह भी क्लियर होता कि जो प्रकाश है उसके रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से नहीं, किससे होगा, आवृत्ति से। अगर अपवर्तन होता तो अपन इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते कि आवृत्ति ही रंग का निर्धारण करेगी। क्यों करेगी, कैसे करेगी, ये चीज अपन यहां पे भी एक बार थोड़ा सा जान लें क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखो, अगर रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य द्वारा हो रहा होता प्रकाश के, तो एक प्रकाश जैसे प्रकाश वायु से होते हुए पानी में अगर एंटर होता तो आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो फिर तो लाल रंग का प्रकाश का रंग दूसरा हो जाना चाहिए था, पीले प्रकाश का रंग फिर दूसरा चेंज होना चाहिए। लेकिन जब प्रकाश हवा से होते हुए पानी में एंटर हो रहा है तो प्रकाश का रंग तो वही दिखाई दे रहा है जो था। इसका मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य बदल गई, रंग नहीं बदला। अर्थात रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य नहीं कर रही है, कौन करती है, आवृत्ति करती है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति क्या है, नियत रहती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। परंतु अपन क्या जानते हैं, क्या पढ़ते आए हैं, क्या दिमाग में अपन ने बता लिया है, और हकीकत भी यही है, किसी भी बुक में या किसी भी गाइड के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य द्वारा किया जाता है। बस ये लिखा मिलता है किसी भी गाइड या बुक के अंदर कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है, पीले की इतनी है, लाल की इतनी है, ये लिखा मिलता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे, प्रकाश के रंग का जो निर्धारण होता है वो आवृत्ति से होता है, चाहे छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आके आता है अपने पास, अगर उसमें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों ऑप्शन हो तो उसमें करेक्ट आंसर आवृत्ति होगा। लेकिन आवृत्ति वाला ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब पेपर सेटर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर तो आपको तरंग दैर्ध्य करेक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल भी चेंज होती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो उसका रंग नहीं बदल रहा है। हवा से पानी में से प्रकाश गुजर रहा है या पानी से कांच में प्रकाश गुजर रहा है तो भी उसके रंग में तो कोई चेंज नहीं आ रहा प्रकाश के। इसका मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है रंग, इसका मतलब रंग कौन निर्धारित कर रहा है, उसकी आवृत्ति निर्धारित कर रही है। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। अब देखें इसी में आगे, जैसा मैंने एक चीज और क्लियर की थी जो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करती है। पिछले लेक्चरों के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 था उसी में मैंने क्लियर की थी कि जो माध्य रंग है वो पीला रंग है, ने कि हरा रंग। जबकि ये क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है, काफी स्टूडेंटों ने डिस्कस किया इस बारे में। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की इसमें सोच क्या होती है कि सर ये जो है बैनी आह पी नाला हमने याद किया है, तो बैनी आह, बैनी जो एक तरफ तो जो है 3 कलर आ गए, एक तरफ 3 कलर आ गए, बीच में हरा रंग आ रहा है, तो माध्य रंग तो हरा होना चाहिए। अरे भाई इसीलिए तो ये क्वेश्चन था।
जबकि एक्चुअल में माध्य रंग कौन सा होगा, पीला होगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन उस लेक्चर में किया है, आप देखेंगे उस लेक्चर को तो ये चीज़ और भी अच्छी आपकी क्लियर होगी। और इसी तरह से यहाँ मैंने भी एक चीज़ और क्लियर कर दी, जो अगर अपने कोर्स में प्रकाश का अपवर्तन तो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आता है यहाँ, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि रंग का निर्धारण कौन करता है, आवृत्ति करती है, न कि तरंग दैर्ध्य। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल से चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब देखिएगा, यहाँ मैंने इसकी परिभाषा दे दी है और ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। यहाँ अपन ने जान लिया है प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब इसके बाद अपन जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम।